राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक पोयम है ब्रह्मा। इनको शॉर्ट में RW इमर्सन भी कहते हैं। ब्रह्मा इज अ पोयम। ब्रह्मा एक पोयम है। इसको 1856 ईस्वी में इमर्सन ने इस लिरिक पोयम को सॉन्ग ऑफ द सोल के नाम से कंपोज किया था, लेकिन इसको एटलांटिक नाम के कलेक्शन में 1857 ईस्वी को ब्रह्मा टाइटल के नाम से पब्लिश करवाया। क्लियर है? ये पोयम एक ऐसे आइडियाज को ड्रामेटाइज करता है जिसमें इमर्सन जो है हिंदुइज्म से क्लोजली एसोसिएटेड है। इस चीज़ को इस पोयम से पता चलता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो एक डिवाइन स्पिरिट का एक इल्यूजरी मास्क है, जो कि हर लिविंग बीइंग्स में ड्वेल्स करते निवास करती है। यद्यपि इस पोयम को ब्रह्मा के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ब्रह्मा के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। ब्रह्मा जो कि क्रिएशन ऑफ हिंदू गॉड माने जाते हैं, हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन माने जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद यहाँ पर ये बताते हैं, ठीक है, कि जो है हर चीज़ों में उनका निवास होता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर ये पोयम जो है, यहाँ पर ब्रह्मा खुद, यहाँ जो स्पीकर हैं खुद वो ब्रह्मा के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, ठीक है, और उसके करेक्टराइजेशन, ब्रह्मा की करेक्टराइजेशन को बताते हैं। और यहाँ पर इस पोयम में जो ओपनिंग लाइन है, 4 स्टेंजा वर्स का जो ओपनिंग लाइन है, वो रिडल लाइक क्वालिटी को दिखाता है ना, जो कि पूरे पोयम में पाई जाती है। और कई सारे तरीकों में जो ब्रह्मा जो हैं इमर्सन के रीडिंग के एक अट्रैक्शन थे। मतलब हिंदू सैक्रेड लिटरेचर, जैसा कि इमर्सन पिछले 10 साल से हिंदू लिटरेचर में इन्वॉल्व थे, तो हिंदू लिटरेचर, हिंदू सैक्रेड लिटरेचर्स के रीडिंग में ब्रह्मा इमर्सन के लिए एक अट्रैक्शन थे, ठीक है। और इन्होंने सारे हिंदू सैक्रेड पिछले 10 साल में सारे हिंदू सैक्रेड को पढ़ लिया था, पिछले 2 दशक में, 20 साल में, है ना। भागवत गीता से लेकर कथा उपनिषद तक के सारे जो है ग्रंथ को पढ़ लिया था इमर्सन ने। इसके साथ में ब्रह्मा जिसको लिखा राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, ये एक 4 स्टेंजा की पोयम है। मतलब एक ऐसी पोयम है जिसमें 4 स्टेंजा है, और जो है एक स्टेंजा जो है ये 4 लाइन के सेट में डिवाइड है, जिसको क्वाट्रेंस कहते हैं। और इस पोयम में एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को भी फॉलो किया गया है, जो कि है AB CD CD एंड सो ऑन। और इमर्सन जो है इसके चेंजिंग साउंड्स से ही, मतलब इमर्सन जो है इसको बैठाते हैं। मीन सीधा जैसे जो राइमिंग स्कीम होता है एक पैटर्न को फॉलो करता है, और इसका AB CD CD EF GH इस तरह से है इसका। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है वो है रिपीटेशन, ठीक है। और इसको जो है अगर देखें तो इसको यूज और रीयूज के थ्रू भी देखा जा सकता है। जैसे स्ले, फर्स्ट स्टेंजा में जो स्ले का यूज किया गया है, ठीक है, और यहाँ से वो एलिट्रेशन पता चलता है। अब कैसे ये चीज़ आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इट अकर्स व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड इन सक्सेशन। मतलब ये तब होता है, एलिट्रेशन तब होता है जब वर्ड सक्सेशन में आते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल सीधा देखिए, यहाँ शैडो सनलाइट सेम, इसमें क्या है, सेकंड स्टेंजा में जो शैडो सनलाइट सेम है, इसमें एस वर्ड का रिपीटेशन है, ठीक। और इसके साथ में डाउटर एंड डाउट इन द थर्ड स्टेंजा, और थर्ड स्टेंजा में डाउटर और डाउट। ब्रह्मा जो है इस पोयम में ब्रह्मा ही स्पीकर हैं, ठीक है। और पूरी की पोयम ये पूरी पोयम ब्रह्मा के ही एप्रिसिएशन में लिखी गई है, ठीक है। ब्रह्मा जो है अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि सारी एक्टिविटीज वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीज़ ब्रह्मा के ही कारण होती हैं। ब्रह्मा जो कि टाइमलेस हैं, इमोर्टल हैं, परमानेंट हैं, और उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, वो ओमनी प्रेजेंट हैं। और वो जो है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सोल के क्रिएशन को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर सोर्स
क्या है मतलब इस पोएम का सोर्स क्या है, कहाँ से लिखी गई है, तो विष्णु पुराण, कथा उपनिषद, भागवत गीता, वेदांतिक फिलॉसफी और अदर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रह्म और ब्रह्मा दो चीज है। ब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। ब्रह्म क्रिएशन का काम करते हैं और ये महेश जो है डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं और ये विष्णु ये उसको चलाने रखने का काम करते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा प्रकृति और पुरुष सोल में होते हैं। अब यहाँ इसका फर्स्ट स्टेंजा का टेक्स्ट है, if the red slayer think he slays or if the slain think he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again। देखिए इसका मतलब यहाँ पर जो रेड स्लेयर का यूज किया गया है, रेड स्लेयर का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ से लिया जाता है और स्ले मीन्स होता है किल करना, वध करना। ठीक है। और यहाँ जो फ्रेज आई कीप एंड पास एंड टर्न अवे लिया गया, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जो है लाइफ और डेथ के बीच इजीली जो है मूव कर सकते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। एलिट्रेशन जो है पार्ट्स ऑफ वो सॉरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है तो वो है एलिट्रेशन। ठीक है। और इसके फर्स्ट स्टेंजा में ब्रह्मा जो है ये कहते हुए शुरू करते हैं, रीडर को ये बताते हैं कि वे जो हैं लाइफ और डेथ हर चीज़ों में वो रहते हैं। ठीक है। और कोई भी जो सोचता है कि उसे मार दिया गया है या जो सोचता है कि वो मार रहा है दूसरे को, ठीक है, वो सब जो है उन सब में यानी कि मारने वाले में भी और मरने वाले में भी ब्रह्मा ही है। ठीक। और वो आगे ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो है वर्ड किस तरह से वो उनके सूक्ष्म तरीकों से मूव करते हैं उसको भी वो नहीं जानते हैं और वो बार बार जो एफर्टलेसली जो है अगेन वापस कम बैक होते हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इमर्सन जो है एक एडिशनल रिदम को भी क्रिएट करते हैं स्ले के साथ में। अब जैसे स्ले का मतलब ये होता है स्ले स्लैन दो चीज़ हुआ है, तो अब यहाँ जैसे स्लैन, स्लेन का मतलब दोनों सेंस में लिया जा रहा है, मारा जाने वाला और जिसको मारा जा रहा है उसे भी। स्ले मीन्स होता है वध करना, तो स्ले को इसके वेरियस फॉर्म में एक रिपीटेशन लाइन के रूप में यूज किया गया है। सेकंड स्टेंजा देखिए पहले, फॉर और फॉरगेट टू मी इज नियर शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, द वैनिस्ड गॉड्स टू मी अपीयर एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम। यहाँ पर एलिट्रेशन और पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एलिट्रेशन और पैराडॉक्स, वैनिस मीन्स होता है डिसअपियर होता है। तो देखिए सेकंड स्टेंजा में ब्रह्मा जो हैं एक कंट्रास्टिंग इमेज के सीरीज को जो प्रेजेंट करते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है वो संसार को एक सूक्ष्म तरीकों के बारे में बताते हैं कि लाइट और डार्क ये जो प्रकाश अंधकार है उनके लिए सेम है, फेम हो या सेम हो सारी चीज़ें ब्रह्मा के लिए सेम है। ठीक है। वो जो स्पिरिट में देख सकते हैं, स्पिरिट में से देख सकते हैं और वो उन गॉड्स को भी देख सकते हैं जो वैनिश हो गए हैं यानी कि जो गायब हो गए हैं, उन सारे गॉड्स को देख सकते हैं। ठीक है। इस इमेज और इस इमेज के थ्रू, इस तरह कंट्रास्टिंग इमेज के थ्रू ब्रह्मा जो हैं है ना, ब्रह्मा जो है अपनी डोमिनेंस के बारे में बताते हैं कि वो हर जगह उपस्थित हैं। ठीक। और जो है साथ में वो डिफरेंट मतलब ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ह्यूमैनिटी में, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी में वो वर्ल्ड में कहीं भी मूव कर सकते हैं और जो है वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ चाहे वो फार हो चाहे वो बहुत दूर है या बहुत पास में है, ब्रह्मा के लिए तो सारी चीज़ें पास में हैं। ठीक है। और लास्ट में वो सेम और फेम को एक इक्वल वर्थ देते हैं, मीन्स वो कहते हैं कि सेम हो या फेम हो ये सारी चीज़ें तो ब्रह्मा के लिए मेरे लिए तो सेम है और जो है वो किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो मतलब शैडो हो, सनलाइट हो, कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें उनके लिए सेम हैं। ठीक। आगे देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेंजर दे reckon ill who leave me out when me they fly, I am the wings, I am the doubter and the doubt I am the him, the brahmin sings। इसमें एलिट्रेशन और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है थर्ड स्टेंजा में। और यहाँ पर अब थर्ड स्टेंजा में ब्रह्मा जो हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो खुद से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ह्यूमैनिटी को
किस तरह से उनको कंसिडर किया जाता है, वो बताते हैं, रीडर को ये बताते हैं कि जो लोग मुझे छोड़ दिए हैं, जो लोग मुझे भूल गए हैं, वो बहुत ही भूल गए हैं, वो बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। ठीक है। और मतलब एक तरह से वो कहते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में, चाहे वो डाउटर हो, वो खुद बताते हैं कि मैं ही डाउट करने वाला हूँ, मैं ही डाउट हूँ। और जो ब्राह्मण्स लोग जो भजन गाते हैं उसमें भी मैं ही हूँ। ठीक है। जब कोई सक्सेस होता है तो उसके पीछे का रीज़न मैं ही हूँ। अगर कोई चीज़ उड़ रहा है ना, तो वहाँ उड़ने में जो पंख का काम करता हूँ वो मैं ही काम करता हूँ। ठीक। और इस सेक्शन में वो यानी कि ब्रह्मा जो है वो एक हाईएस्ट सोशल कास्ट की बात करते हैं, एक ब्राह्मण की बात करते हैं कि ब्राह्मण जो कि सोशल कास्ट में हायर हैं और वो पूजा पाठ करने का अधिकार उनको दिया गया है। ठीक है। उन हिम्स में, उन भजनों में भी मैं ही हूँ। ठीक है। फोर्थ स्टेंजा देखिए। द स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अबोर्ड एंड पाइन इन वेन द सैक्रेड सेवन, बट दाउ मीक लवर ऑफ द गुड फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक हेवन। यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इमर्सन जो है ब्रह्मा के थ्रू मैसेज को कन्वे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कि हम जो है ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ब्रह्मा को पाना चाहते हैं तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सिंपल सा है कि हम अच्छाई के लवर बने। ठीक। देखिए लास्ट स्टेंजा में ब्रह्मा जो है रीडर को बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये बताते हैं कि ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा, यहाँ देखिए ये बताते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग गॉड्स। ठीक है। वो जितने भी स्ट्रॉन्ग गॉड्स हैं वो सब मेरे यहाँ रहते हैं। स्ट्रॉन्ग गॉड्स में जैसे अग्नि हो गए, गॉड ऑफ फायर हो गए। ठीक है। यम हो गए, गॉड ऑफ वार हो गए, डेथ के यमराज, है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग गॉड्स मेरी शरण में रहते हैं। और सैक्रेड सेवन जो हैं वो सब हिंदुइज्म में जो सैक्रेड सेवन हैं वो सब मेरी ही शरण में रहते हैं। ठीक। ठीक है। और जो है लास्ट में ये बताते हैं कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो सीधा सा एक ही उपाय है कि तुम मीक लवर ऑफ गॉड, गुडनेस बनो, अच्छाई के लवर बनो। ठीक है। सिंपल से अच्छाई के लवर बनोगे तो मुझे प्राप्त कर सकोगे। ब्रह्मा जो है यहाँ पर वर्शिपर्स को इम्फेसाइज करते हैं कि उन्हें केवल एक अच्छाई के लवर बनना चाहिए। जरूर नहीं कि तुम पूजा पाठ बनो, करो ये सब, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राल्फ वाल्डो लास्ट में देखिए, ही कंक्लूड्स बाय आस्किंग रीडर टू गिव द वर्रिंग अबाउट हेवन एंड इंस्टेड ड्यूड देयर टाइम टू हिम। यह राल्फ वाल्डो इमर्सन, इनका जन्म हुआ था 25 मई 1803 ईस्वी को और डेथ हुई थी 27 अप्रैल 1882 ईस्वी को। ये अमेरिकन एसेइस्ट थे, लेक्चरर थे, फिलोसफर थे, एबोलिशनिस्ट थे और एक पोएट थे। इनका जो मेन आइडियाज़ था इंडिविजुअलिज्म, नेचर, डिविनिटी और कल्चरल क्रिटिसिज्म बेस्ड था। ठीक है। इनका जो है फेमस वर्क कौन सा है, इन्होंने क्या क्या वर्क लिखा, द अमेरिकन स्कॉलर, नेचर, है ना, सेल्फ रियलायंस, ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा पोएम का जो थीम है वो स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स है। क्या है? स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स है। अब ब्रह्मा का आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ये पूरा इकट्ठा दिया गया है टेक्स्ट, एक कलेक्शन में है। इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज और इफ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. For or for God to me is near shadow and sunlight are the same. The vanished gods to me appear and one to me are same and fame. They reckon ill who leave me out when me they fly. I am the wings, I am the doubter and the doubt, I am the hymn the Brahmin sings. The strong gods pine for my abode and pine in vain the sacred seven, but thou meek lover of the good, फाइंड मी एंड टर्न माई बैक ऑन हेवन। यहाँ देखिए कुछ वर्ड मीनिंग है। स्लेयर मीन्स हत्यारा, स्ले मीन्स हत्या करना, स्लेन मीन्स मारा हुआ या मारा गया, सटल वेज मीन्स सूक्ष्म तरीका। और यहाँ सेकंड है फार मीन्स दूर, फॉर गॉट मीन्स भूला हुआ, बैनिस्ड मीन्स लुप्त देवता, सेम एंड फेम मीन्स शर्म और प्रसिद्धि, सटल वेज मीन्स सूक्ष्म तरीका, रैकन इल मीन्स बुरा समझना, हिम मीन्स भजन, डाउटर मीन्स संदेह करने वाला,
पाइन मीन्स अभिलाषा या लालसा करना, अबोर्ड मीन्स निवास, वेन मीन्स यूजलेस या व्यर्थ या बेकार, मीक लबर मीन्स नम्र प्रेमी। पैसेज टू इंडिया, इसको वाल्ट विटमैन ने लिखा। पैसेज टू इंडिया को 1871 ईस्वी में लिखा गया था। ये लॉन्ग पोएम है, इसको वाल्ट विटमैन ने लिखा। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे 19th सेंचुरी के। इनका फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ड्रम टैप्स। पैसेज टू इंडिया जो है ये पोएट की इमेजिनरी ड्रीम है ना, जिसमें पोएट जो इंडिया इंडिया जाने का एक इमेजिनरी ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं। पोएम जो है ये 9 पार्ट्स पोएम, ये पैसेज टू इंडिया इस पोएम के 9 पार्ट हैं। पोएट इंडिया को एक आइडियल नेशन के रूप में देखते हैं और जिसको एक्सप्रेस करते हैं ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। मीन्स इंडिया की कई सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, कि वो बताते हैं कि वर्ल्ड की सच्चाई यहाँ पर है। टेम्पल्स फेयरर देन लिलीज, यहाँ पर बहुत सुंदर टेम्पल्स हैं। बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का बर्थ प्लेस यही है। स्ट्रीम ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर और बुद्धा। पोएट जो है पोएट बिटमैन वो ये इस बात की एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि मैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ की प्रशंसा करते हैं। वो जो है एग्जाम्पल देते हैं वर्ल्ड में, जैसा कि 7 वंडर थे तो इनके हिसाब से 3 वंडर इन्होंने और ऐड कर दिया। तो वो ये प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं सुएज कैनाल की, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल की, द माइटी रेलवे लाइंस, और माइटी रेलवे लाइंस की भी ये प्रेज करते हैं। और साथ में ये जो है ये ये जो है सीज आइलैंड विद जेंटल वायर्स, मतलब एक कि चारों तरफ एक कम्युनिकेशन के लिए वायर्स, एक केबल जो है बिछ गया है, इसकी भी वो प्रेज करते हैं। ठीक, और ये इन्वेंशंस और ये डिस्कवरीज जो हैं ये सब डिफरेंट नेशंस को एक दूसरे के क्लोज ला देंगे। पोएट जो हैं यहाँ पर कई सारे कंट्रीज को भी डिस्कस करते हैं, चाइना, पर्सिया, अरेबिया, और जो है कैप कैप ऑफ द गुड होप सजेस्ट डेट मैन शुड, और वहाँ पर ये बताते हैं कि मैन को पीस में और जो है शांति से और जो है प्रसन्नता पूर्वक अब लोग रहेंगे। लोग जो है लोगों के अंदर एक भातृत्व भाईचारा का भाव आएगा, और जो है वो ठीक है, शादी ब्याह हर चीज़ अच्छे से चलेगा। और पोएट यहाँ पर इंडिया में रुकना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इस तरह से वो चलते चलते पोएम की लास्ट लाइन में वो ये बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये समरी है, बाकी ये पोएम 91 लाइन की है, सॉरी 91 लाइन की नहीं, लेकिन लॉन्ग पोएम है। ओ फार्दर फार्दर सेल कीप मूविंग कीप प्रोग्रेसिंग, ये कहते हैं कि ये जो है चलते रहो और प्रोग्रेस करते रहो। इस तरह से ये ह्यूमन काइंड को एक मैसेज भी देना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पोएम पैसेज टू इंडिया, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। और बिटमैन को, वाल्ट बिटमैन को, इनका पूरा नाम था वाल्टर बिटमैन को, फादर ऑफ फ्री वर्स भी माना जाता है। फ्री वर्स का मतलब पोएम में किसी भी राइम, किसी भी स्कीम या किसी भी मेट्रिकल पैटर्न्स का यूज नहीं होगा, ये फॉलो नहीं करता है। फ्री वर्स में जो आइडियाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है रेदर देन राइम या रिदम या जो है स्कीम्स के। ठीक है, और पोएटिक डिवाइसेस इसमें एलिट्रेशन, एसोसेंस, एसोनेंस और रिपीटेशन जैसे यहाँ 3 पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। क्लियर है। और इनके ये जो कंटेंट्स और स्टाइल में पैसेज टू इंडिया एक सक्सेसफुल पोएम है। अच्छा, एक चीज़ और, E.M. फॉरेस्टर जो कि एक ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, ये इस पोएम से, पैसेज टू इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था आ पैसेज टू इंडिया। देखिए दोनों में अंतर यही है ना, पोएम का नाम है पैसेज टू इंडिया और नॉवेल जो है उसका नाम है आ पैसेज टू इंडिया। वाल्ट बिटमैन और E.M. फॉरेस्टर दोनों ही एक फ्रेंडशिप करना चाहते थे कि किनके किनके बीच में, नेशंस और नेशंस के बीच में, और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के भाव से, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, होप इज अ थिंग विद फीदर्स, ये एक पोएम है, इसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी, और एमिली डिकिंसन एक
प्रोलिफिक पोएट के रूप में जानी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट पोएट के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 1800 पोएम्स लिखा, लेकिन 1800 पोएम्स में से केवल लगभग 1 दर्जन यानी कि 10 से 12 पोएम ही पब्लिश हो पाई इनके लाइफ टाइम में। ठीक है, बाकी इनके मरने के बाद यानी कि पोस्टमसली पब्लिश हुआ। डिकिंसन्स की पोएम्स जो होती हैं यूनिक होती हैं, है ना, ये अपनी एरा से यूनिक होते हैं और जनरली ये शॉर्ट लाइन की होती हैं। इसमें कोई टाइटल्स नहीं होता है, फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल्स कंसीडर किया जाता है। और ये डिकिंसन जी अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन का यूज करती हैं। ठीक है, इनकी कई सारी पोएम जो हैं डेथ और इमोर्टैलिटी की थीम से डील करती हैं। पोएम का टेक्स्ट देखें तो ये देखिए, होप इज द थिंग्स विद फीदर्स डेड परचेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। यहाँ परचेज मीन्स होगा फ्लाइज एंड सिट डाउन, यानी कि बसेरा करना, निवास करना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें एमिली डिकिंसन होप को रिडिफाइन करती हैं इस पोएम के थ्रू। वो विजुअलाइज करते हैं कि होप को एक लिविंग थिंग्स के रूप में उसको विजुअलाइज करती हैं, और वो बताते हैं कि होप एक लिविंग थिंग्स है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के रूप में नहीं उसको मानती हैं। ठीक है, होप की फीलिंग इंसान के दिमाग में बसता है, रहता है, जो कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है ना। होप को इस सेक्शन में ह्यूमनाइज किया गया है, इस पोएम के इस सेक्शन में ह्यूमनाइज किया गया है, और उसको एक बर्ड से कंपेयर किया जाता है कि ये होप एक बर्ड की तरह जो इंसान के दिमाग में हर समय हर समय सिंगिंग करती है और एक तरह से उसको इनकरेज करती रहती है ना। ये इस बर्ड का एक टिपिकल सॉन्ग है, जो कि यानी कि होप रूपी बर्ड एक ऐसे सॉन्ग को गाती रहती है जो कभी एंड नहीं होती है। ठीक है, देखिए अब सेकंड स्टेंजा क्या है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म डेट कुड अवेस द लिटिल बर्ड डेट केप्ट सो मेनी वार्म। यहाँ गेल, गेल मीन्स होगा आई स्टॉर्म एट सी, सोर मीन्स होता है हार्स और टेरिबल, हार्स और टेरिबल, अवेस मीन्स होगा डिस्टर्ब, अपसेट, एम्बैरेस और मेक इट फील असेम्ड। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें, द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड शोज, हाँ, इस बर्ड का जो सॉन्ग है वो क्राइसिस में, यानी कि जब दिक्कत परेशानी होती है वहां भी इस बर्ड का सॉन्ग सुनाई देता है। और इन सब के, ये सब तो ठीक है, इसके साथ में ये किसी इंसान को किसी भी स्ट्रेस या लाइफ के किसी भी प्रकार के दुख दर्द पीड़ा से एक संघर्ष करने के लिए ये हिम्मत देती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अगर वायलेंट स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान हो, तभी इस बर्ड के स्वीटेस्ट सॉन्ग को रोका जा सकता है ना, सुनने से रोका जा सकता है। इसको जो है नेचुरल फ्यूरी के द्वारा ही रोका जा सकता है और किसी के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। मीन्स होप जो है किसी भी एक सोरेस्ट से मिसफॉर्चून में भी एक फ्रस्ट्रेटेड, मीन्स सोरेस्ट मिसफॉर्चून के द्वारा फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। मीन्स होप रूपी बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो कि इंसान के हर दुख दर्द में एक आशा देती है, एक हिम्मत देती है। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्यूरी, नेचुरल सोरेस्ट मिसफॉर्चून होने से ही ये साइलेंस इसको किया जा सकता है। इस बर्ड के साइलेंस का इस बर्ड के साइलेंस का मतलब ये है कि आप प्लेजर को डिनाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो कि पास्ट में जो पास्ट की बातों को हम जो सोच कर जो परेशान होते हैं या कई सारी दिक्कत परेशानियों में ये हमेशा साथ रहती है। देखिए लास्ट स्टेंजा देखिए, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रांगेस्ट सी येट नेबर इन एक्सट्रेमिटी आई आस्क्ड और क्रम्ब ऑफ मी। देखिए यहाँ पर एक्सट्रेमिटी मीन्स होगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी, स्पीकर जो है उस प्लेस की आइडेंटिफाई करने में स्पीकर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जहाँ पर ये बर्ड पास्ट में, जहाँ पर इस बर्ड के सॉन्ग को उन्होंने सुना था, है ना। वो बताती हैं कि इस बर्ड के सॉन्ग को वो आइसी कोल्ड रीजन में भी सुना था और मिस्टीरियस सी में भी सुना था, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा चिलेस्ट लैंड में थी तब भी इसकी आवाज़ सुनाई देती थी और सुनाई देती भी अभी भी, और जो है मिस्टीरियस सी में भी इसकी आवाज़। और ये जो है हमेशा उसके साथ लाइफ के डिफरेंट
डिफिकल्टीज में भी उसके साथ होप रूपी बर्ड उसके साथ खड़ी रही और उसको हिम्मत देती रही। पोएट जो इस बर्ड की प्राइज करती है कि ये एक सेल्फलेस नेचर से जो है उसका सपोर्ट करती रही, और ये बर्ड बदले में कभी कुछ भी नहीं मांगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे दुख दर्द यानी कि तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारे डिफिकल्टीज के टाइम में तुम्हारे साथ थी, तो मुझे ये चीज़ वापस दो। ये कभी वापस में रिटर्न में कोई भी चीज़ नहीं मांगती है, नहीं इसने मांगा। और ये जो है इंसान के मतलब ये दिखाता है कि इंसान सेल्फिश है, लेकिन ये बर्ड एक सेल्फलेस नेचर है और ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरेक्ट रहती है। अब देखिए इस पोएम का समरी की बात करते हैं, तो समरी देखिए। स्पीकर यहाँ पर होप को डिफाइन करता है कि होप जो है एक फीदर्ड क्रिएचर प्राणी है, मीन्स उसको एक पर्सोनिफाइड किया है और ये ह्यूमन के स्पिरिट में रहती है। ठीक है, ये बर्ड जो कि वर्थलेस ट्यून गाती रहती है। ठीक है, और ये किसी भी सरकमस्टांसेस में ये स्टॉप नहीं रुकती है, कि कैसी भी सरकमस्टांसेस हो, कैसे कितनी भी दिक्कत परेशानी हो, ये बर्ड कभी रुकती नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्यूरी हो तभी इसको रोका जा सकता है। इट्स ट्यून साउंड्स बेस्ट व्हेन हर्ड इज इन फायर्स बेंड्स, ये कह रहे हैं इसकी ट्यून साउंड्स जो होती है, इसकी जो आवाज़ होती है, ये जब बहुत ज़्यादा फायर्स बेंड्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा तूफानीदार हवाएं, तेज़ तूफान हवाएं चलती हैं, लाइफ तहस नहस हो जाती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है, तब इसकी साउंड और ही क्लियर सुनाई देती है और ये बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है ना। इस बर्ड को सिंगिंग से तभी रोका जा सकता है अगर इनक्रेडिबली सिवियर स्टॉर्म हो, तभी इसको रोका जा सकता है, बाकी इसको रोकना असंभव है। और इसके साथ में होप रूपी बर्ड कई सारे लोगों को जो एक वॉर में रखते उसको हिम्मत देती है। स्पीकर इस बर्ड के सिंगिंग को स्पीकर ने सुना है, कोल्डेस्ट प्लेसेस में सुना है और वेयरडेस्ट सी में भी सुना है, लेकिन स्पीकर का एक्सपीरियंस जो है ये कहते हैं कि ये बर्ड कभी वापस रिटर्न में कभी इस बर्ड ने कभी रिटर्न में वापस कुछ नहीं मांगा है। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस, इस पोएम में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, तो एलिट्रेशन यूज किया गया। एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम साउंड का रिपीट होना, क्लियर है, सेम साउंड का रिपीट होना। और एलिट्रेशन एक तरह से म्यूजिकल क्वालिटी को क्रिएट करती है, म्यूजिकल क्वालिटी को अच्छा बना देती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल है, बी हैव हर्ड इन द चिलेस्ट लैंड, यहाँ पर एच साउंड का रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। ठीक है, जैसे यहाँ द ट्यून विदाउट द वर्ड्स में टी एच द साउंड का रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी तरह डैट कुड अबेट द लिटिल बर्ड में टी साउंड का रिपीट हुआ है। इसके बाद एसोनेंस, एसोनेंस जो होता है वोबल साउंड का रिपीटेशन होता है सेम लाइन में, जैसे आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, इसमें आई साउंड का रिपीट हुआ है। मेटाफर, मेटाफर एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, इस पोएम में एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज किया गया है, जहां पर डिकिंसन जो है होप को एक फीदर्स रूपी बर्ड से कंपेयर किए हैं। ठीक है, होप को एक बर्ड मान लिए हैं जिसके पास फीदर्स है और वो जो है सिंग करती है और इसके साथ में एक इंसान के स्पिरिट को करेज देती है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट को जब एक लिविंग थिंग से पर्सोनिफाइड कंपेयर कर दिया जाता है तो उसे जो है पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है ये होप रूपी बर्ड, होप जो कि एक लिविंग थिंग्स लिविंग एंटिटी है, उसको एक होप जो कि नॉन लिविंग एंटिटी है उसको लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया गया, तो पर्सोनिफाइड किया गया है बर्ड को। ठीक है, इसके बाद में इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। यहाँ 5 सेंसेस का यूज किया गया है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ कुछ इमेजेस, पोएट हैज यूज्ड इमेजेस फॉर द सेंस ऑफ साइट सच एज बर्ड, फीदर्स, स्टॉर्म, लैंड एंड सी। यहाँ सिंबल एमिली हैज यूज्ड मेनी सिंबल्स टू शो द पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ होप इन आवर लिप्स। Celeste, sea and storm symbolize
struggles during trying times when hope is still there। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। Where does hope reside? होप कहाँ पर रहती है? होप resides in the human soul of a person। होप किसी पर्सन के सोल में रहती, स्पिरिट में रहती है। And sings the tune without the words and never stops at all। Hope is a bird। What do you think is the tune that the bird sings? The bird sings the tune of sweetness and positivity। यहाँ ये बताया गया होप रूपी बर्ड जो है स्वीटनेस और पॉजिटिविटी के ट्यून के साथ में सिंग करती है। How does this tune affect its learners? Which line in the second stanza talks about how the bird makes people feel? The tune makes the listeners never लूज होप। यहाँ पर ट्यून ये बताती है, लिसनर्स को ये कहती है कि कभी भी होप को मत त्यागो एंड गो ऑन इन लाइफ इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल ट्रबल्स। और हर प्रकार के ट्रबल्स में लाइफ को गो ऑन करो, कैरी ऑन करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीकर सेइंग अबाउट होप व्हेन शी सेज दैट द बर्ड नेवर स्टॉप सिंगिंग? द स्पीकर इज सेइंग दैट होप नेवर क्विट्स, इट ऑलवेज गोज ऑन विदाउट गेटिंग सॉरोफुल। क्लियर है? यहाँ पर जैसे स्पीकर ये कह रही हैं कि होप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। होप रूपी बर्ड होप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमेशा जो है बिना किसी सॉरोफुल के हमेशा ये कैरी ऑन करते, हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। व्हेन डज द ट्यून साउंड मोर कंफर्टिंग टू इट्स लिसनर्स? व्हेन सर्कमस्टांसेस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखिए जब सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं तब इसकी ट्यून और ज़्यादा कंफर्ट फील होती है लिसनर्स को। Is hope hard to upset or disturb? Which lines from the poem tells us that yes, hope is hard to disturb? Hope को डिस्टर्ब करना बड़ा मुश्किल है। We come to know from the following lines that could awake the little bird that kept so many warm। ओके, इसके साथ में चलिए अब यहाँ पर होप इज द थिंग अ पोयम बाई एमिली डिकिंसन। इसका टेक्स्ट देख लीजिए। होप इज द थिंग विद फीदर्स दैट परचेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could awake the little bird that kept so many warm। I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of मी। यहाँ पर देखिए परचेज मीन्स होता है बसना है, रहना। ट्यून मीन्स होता है धुन। एट ऑल मीन्स होगा बिल्कुल। गेल मीन्स होता है आंधी। शोर मीन्स पीड़ादायक, पेनफुल प्लेस। अवेस मीन्स अपमानित करना, मेक फील एम्बेरेस्ड। चिल मीन्स होता है ठंड। एक्सट्रीमिटी मीन्स चरम सीमा। क्रम्ब मीन्स होगा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ समथिंग और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। एंड परचेज मीन्स फ्लाइज एंड सिट्स डाउन। गेल means a storm at sea। Shore means harsh or terrible। Abyss means disturb, upset, embarrass or make it feel ashamed। Extremity means extremely difficult time। बर्चेज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बर्चेज एक पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। बर्चेज पोएम का सेंट्रल आइडिया थीम की बात करें तो वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच इंटर रिलेशन का थीम है बर्चेज पोएम में। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि पोएट को बहुत अच्छे से पता है कि जो बर्चेज ट्री की जो शाखाएं जो बेंड हुई हैं, जो झुकी हुई हैं, ये जो आइस स्टॉर्म के ही वजह से झुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो ये ऐसा मतलब इमेजिन करते हैं, ये सोचने को प्रीफर करते हैं कि इसको मतलब बर्चेज की ट्री को बेंड किया गया किसी एनर्जेटिक प्रैंक स्टार्स के द्वारा। पोएम बर्चेज जो हैं पोएट की एबिलिटी को इलस्ट्रेट करता है कि किस तरह से लाइफ की मुंडेन एक्टिविटीज को वो बताते हैं। वो एक तरह से बचपन की एक्टिविटीज को बताते हैं और इसके साथ में वो बताते हैं कि कोई चीज़ इसमें मीन्स एक डीपर मीनिंग को होल्ड करके रखते हैं, है ना। पोएम जो है एक लड़का एक कंट्री साइड में रहने वाले, ये पोएम कंट्री साइड में रहने वाले एक पोएम के इर्द गिर्द की कहानी है, जहाँ पर उस लड़के के लिए इस बर्चेज की ब्रांचेज से खेलना जो एक गेम है, ठीक है, और वो अपने आप को मतलब एक गेम की तरह पाता है, तो वो है कि बर्चेज की ब्रांचेज से राइडिंग करना मीन्स इसकी ब्रांचेज से झूलना।
और यहाँ पर हमें लाइफ और डेथ की थीम भी मिलती है इस पोएम में। पोएट जो हैं एक मेडिटेशंस को की भी बात करते हैं लाइफ और डेथ पर, जहाँ पर वो जो है स्पिरिचुअलिटी के कुछ एलिमेंट्स को भी लाते हैं, और साथ में बर्चेज जो हैं ओवरऑल एक तरह से सच्चाई पर आधारित एक पोएम है। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन का भी यूज किया गया है यहाँ पर, कभी कभी ट्रुथ का भी यूज किया गया है कि ये जो फैंटेसी का एक पिंच होता है वो अपीलिंग, अ पिंच ऑफ फैंटेसी मेक्स द ट्रुथ अपीलिंग एंड वंडरस। देखिए यहाँ पर ह्यूमन एस्केपिज्म के टेंडेंसी को दिखाया गया है कि मीन्स यहाँ पर जो पोएम है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो चाहते हैं कि एक एस्केपिज्म की टेंडेंसी को चाहते हैं, मीन्स वो चाहते हैं कि एक बार वो वापस चले जाएं और वहाँ से फिर आएँ। कुछ प्रोलिफिंग बॉय हैं जिनकी वजह से ये डैमेज कर दिए हैं इनकी शाखाओं को, तो ये दो चीज़ से मतलब चाहते हैं कि एस्केपिज्म होना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, या तो जो इन बर्चेज की ब्रांचेज से। नैरेटर जो हैं यहाँ पर इस ट्रुथ पर वापस आने से इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मीन्स नैरेटर जाना तो चाहते हैं, एक बार वापस जाना चाहते हैं भगवान के पास, लेकिन वापस भी आना चाहते हैं क्योंकि ये ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इनको निभाना है, ठीक। और ये देखिए वो विश करते हैं कि एक टेम्प्रोरी स्कैप के लिए सोचते हैं कि इमेजिनेटिव राइटर के रूप में या तो चले जाएं या बर्चेज की क्लाइंबर से होकर वो चले जाएं, लेकिन वो रियलिटी को भी फेस करने के लिए जो हैं रेडी हैं। और बर्चेज जो है एक कंट्री साइड बॉय के नॉस्टैल्जिक मेमोरी को कैप्चर करता है, और उसके साथ में, क्योंकि जैसा कि ये यहाँ खुद पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बचपन में बर्चेज की ट्रीज की ब्रांचेस से झूलकर आगे ग्रो किए हैं, और बर्चेज की ट्री से स्विंगिंग करना, झूलना जो है एक इज लाइक स्विंगिंग बिटवीन द अपोजिट्स, देयर आर मेनी कॉन्ट्रास्ट्स इनसाइड द पोएम। इस पोएम में कई सारे कॉन्ट्रास्ट्स, कई सारे अपोजिट ओपिनियंस का यूज किया गया है, जैसे कि अर्थ एंड हेवन के बीच में, कंट्रोल एंड अबेंडन के बीच में, रियलिटी और इमेजिनेशन और एस्केप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। लाइक ऑल पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट बिगिंस इन विजडम एंड एंड्स इन डिलाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बाकी सारी पोएम्स जैसा कि वो विजडम के साथ शुरू होती हैं और डिलाइटनेस के साथ एंड होती हैं, सेम इस पोएम में भी होता है कि ये पोएम यानी कि बर्चेज विजडम के साथ शुरू हुई है और एक डिलाइटनेस हैप्पीनेस के साथ में एंड हुई है। ओके।